सन सोपा ने बांधी गांठ और पिछड़े पावे 100 में 60। कि आप अपने बच्चों को अगर कोई बात बताते हैं तो आप जाकर के झूठे बन जाते हैं। इन लोगों के ऐसे कारनामे वो राजनीति में कभी कभी ऐसे निर्णय करा लिए जाते हैं। मैंने किया नहीं है, निर्णय करा लिया गया है। बहुत से प्रस्ताव आए भारतीय जनता पार्टी के, जब हमारा टिकट कटा हमने सिरे से इनकार कर दिया। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जानते हैं। फूलपुर विधानसभा में करीब 1100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का क्रियान्वयन करा पाया। मेट्रो जहां तक छोड़ी थी वहीं पड़ी है, जहां कैंसर इंस्टीट्यूट छोड़ा था वहीं पड़ा है, जहां स्टेडियम छोड़ा था वहीं पड़ा है, रिवर फ्रंट जहां छोड़ा था वहीं पड़ा है। कोई ऐसा काम हमने लोक भवन बनाया, उसका नाम कर दिया, मूर्ति लगा दी अटल जी की। बहन जी कहूँ कि बुआ जी कहूँ, वो तो चुप हैं जी। अगर किसी खाने में छिपकली गिर जाए, विषैला हो जाए, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि छिपकली निकाल दे और खाना कामयाब रह जाए? कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जब से यह सरकार आई है तकरीबन 90,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। बड़े बड़े लोगों की बेटियां बेटे लंदन, अमेरिका, जर्मनी पढ़ रहे हैं। हमको कांवड़ लेकर के जाने के लिए समझाते सिखाते हैं, कुंभ नहाने के लिए बताते हैं। पहले मुख्यमंत्री योगी जी महाराज हैं कि जो अपना भी 53 मुकदमा वापस ले लिए और 50-52 मुकदमा अपने सहयोगी डिप्टी सीएम केशव मौर्य का भी वापस लिया। उनका जो संगठन है वो भी यही कह रहा था, अब की बार 400 पार। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का फार्मूला तैयार कर दिया है, इस फार्मूले के आगे उन लोगों की कोई चाल, कोई पत्ता नहीं पड़ रहा है। इंस्पेक्टर सीधे से पिस्टल तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के एक नए वीडियो में। तो हमारी मौजूदगी जो है इस समय लखनऊ में है, और लखनऊ में मैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जनता के बीच में सक्रिय रहने वाले, गरीबों के मसीहा श्याम बहादुर सिंह यादव जी, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं और आज भी ये जनता के बीच में बने रहते हैं। तो इनसे हम कुछ चुनावी रणनीतियों के बारे में जानेंगे। 2027 का जो मिशन है, जो पीडीए पर इतनी चर्चा हो रही है, उसका उद्देश्य क्या है, इन सारे मुद्दों को कवर करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपकी टीम का भी बहुत स्वागत। तो नेताजी, सबसे पहला जो मेरा आपसे प्रश्न रहेगा, आपके पास राजनीतिक काफ़ी अनुभव है, तो अभी जो हाल ही में उपचुनाव हुआ 10 सीटों पे, पहले तो 9 हुआ फिर 1 हुआ, तो इन 9 सीटों में और 10 सीटों में मिला के सपा जो है मात्र 2 सीटों पर ही विजय हासिल कर पाई। इसका कारण क्या रहा? बिल्कुल इस तरह का व्यवहार कर रहा है देश में जी। एक ऐसा परसेप्शन बनाता है जैसा भारतीय जनता पार्टी और उसके रणनीतिकार चाहते हैं, उसी तरह का परसेप्शन समाज में, चुनाव क्षेत्रों में बनाती है मीडिया। उसका दुष्प्रभाव है, सरकार की मनमानी का भी दुष्प्रभाव है। जिस तरह से हमारे वहाँ के नेताओं ने चीज़ें बताई और हम लोग चुनाव प्रचार में सारी चीज़ें मालूम कि तमाम लोगों को उतार दिया गया था, टारगेट दे करके ड्यूटियाँ लगाई गई थी सरकारी लोगों की कि इतना लक्ष्य आपको पूरा करना है, इतना लक्ष्य आपको पूरा करना है। तो इस तरह से, और बहुत सी विधानसभाओं में, अब जैसे एक विधानसभा मैंने जो 9-8 के साथ हुआ चुनाव जी, कुंदरकी, जिसमें इंस्पेक्टर सीधे से पिस्टल तान करके वायरल हुआ था वीडियो, तो पूरा देश और दुनिया ने देखा। मगर निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर और रणनीतिकार और जो तथाकथित उनका पोषित मीडिया है, उसको नहीं दिखाई दिया। तो लोकतंत्र में जब इस तरह से वोट लिया जाएगा या वोट नहीं देने दिया जाएगा, तो परिणाम पर चर्चा करना फिर अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान आता है इंडिया टुडे पर। वो ऐसे मंच पे बैठे थे, उन्होंने कहा कि 80+ यानी कि 80% से ज़्यादा में जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और 20% में सभी पार्टियां रहेंगी। 2027 80-20 की लड़ाई है। 80+ बीजेपी और सहयोगी होंगे, 20 में बाकी सब होंगे।
तो ये जो उनका दावा है, इसको समाजवादी पार्टी किस तरह से देखती है? ये तो एक ख्याली पुलाव कहते हैं, उर्दू में एक कोटेशन है, ख्याली पुलाव पकाना, और हिंदी में मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अभी ज़्यादा दिन नहीं बीता है, 24 का लोकसभा का चुनाव, जी बिल्कुल, 400 पार का नारा था उनका, और पूरे देश का मीडिया इसको अपने ढंग से बहुत प्रसारित करने का काम कर रहा था। उनका जो संगठन है वो भी यही कह रहा था अब की बार 400 पार, लेकिन नतीजा आपके सामने है। बिल्कुल, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का फार्मूला तैयार कर दिया है, इस फार्मूले के आगे उन लोगों की कोई चाल, कोई पत्ता नहीं पड़ रहा है, उनका कोई दांव काम नहीं कर रहा है, इसलिए बहुत विचलित है और उल जलूल बात कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल योगी महाराज जी का है, तो जिस तरह से विधानसभा में उनका वक्तव्य आता है, जिस तरह का उनका बोलने का वॉल्यूम होता है जी, जिस तरह से वो अभिव्यक्ति करते हैं, इतने बड़े विधानसभा के सदन के लिए, जो देश का सबसे बड़ा विधानसभा का सदन हो, 1/5 देश की आबादी हो, उसके मुख्यमंत्री नेता सदन को ये शोभा नहीं देता। परंतु अब उनका टारगेट है हमारी गंगा जमनी तहजीब को तार तार करना, और उसी पर उनकी दुकान चल रही है। और जो लोक लुभावने, जैसे लोक लुभावने क्या है, कांवड़ यात्रा जाती है तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है, कुंभ में हजारों लोग, अब गिनती तो सरकार बता नहीं पाई, इतना लाखों करोड़ रुपया खर्च हुआ, सरकार के कैमरे हर जगह तैनात थे, उन्होंने ये संख्या डे बाय डे, आवर बाय आवर बताई कि इतने बजे तक इतने करोड़ नहा लिए, इस दिन तक इतने करोड़ नहा लिए। ये सारे आंकड़े योगी महाराज के कैमरों ने, उनकी सरकार ने, उनके लगाए तंत्र ने बताए, लेकिन ये आज तक कोई नहीं बता पाया कि मरे कितने। आखिर वो कैमरे, वह उनका तंत्र इस पर क्यों नहीं काम कर पाया और क्यों नहीं बता पाए। अब हम लोग तो बहुत नहीं जान पाते। फेसबुक पर एक नवयुवती जो है, उसका मैंने देखा, सही गलत क्या हो सकता है उस पर नहीं जाता, कि 400 लोगों को देखा मैंने अपने पिता की पहचान में, मगर मेरे पिताजी की लाश या उनके जीवित होने का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। तो यह एक तरह से इस बात को प्रमाणित करता है कि इससे अधिक संख्या कितनी रही होगी वो तो जब गणना ईश्वर जाने। जी। एक महिला का फेसबुक पर आया बयान कि जब कहते कि फेंको नदी में उठा के, तो मुझे कुछ होश था, मैं छटपटा कर उठकर भागी किसी तरह। अब सही गलत तो उसके पास हमारे पास ऑथेंटिक सबूत है नहीं जी, लेकिन वायरल है पूरे देश दुनिया में, तो न जाने कितने लोग नदी में फेंक दिए गए होंगे, गणना ही नहीं है। देश में पहले दुर्भाग्यशाली कहूँ, भाग्यशाली कहूँ कि प्रभावशाली कहूँ, पहले मुख्यमंत्री योगी जी महाराज हैं कि जो अपना भी 53 मुकदमा वापस ले लिए, अब 50-52 मुकदमा अपने सहयोगी डिप्टी सीएम केशव मौर्य का भी वापस लिए। अब आप देखिए महाराष्ट्र में, आप देखिए हेमंत बिश्व शर्मा, जो गया इधर से कालिख पोत के, उधर से वॉशिंग मशीन से क्लियर होके निकल जाता, मिनिस्टर बन जाता है, जाने क्या क्या बन जाता है। लेकिन हमारे जैसे जो नौजवान साथी हैं, मुझे एक पीड़ा रहती है कि वो कहीं जमीन पर जिस तरह से हमारे लोगों को समझाना चाहिए, जिस तरह से हमारे लोगों को कन्विंस करना चाहिए कि धर्म की बात हम उससे अलग बात नहीं करते, करो पूजा, लेकिन जो हमें बता रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। हमको आपको मुस्लिम लोगों से दूर रहने की बात करते हैं, बड़े बड़े लोगों के दामाद बहनोई सब मुस्लिम लोग हैं, बड़े बड़े लोगों की बेटियां बेटे लंदन अमेरिका जर्मनी पढ़ रहे हैं, हमको कांवड़ लेकर के जाने के लिए समझाते सिखाते हैं, कुंभ नहाने के लिए बताते हैं। तो हम तो जा रहे नहाने, हमारे पढ़ने लिखने का इंतजाम है। आपको जानकर हैरत होगी, एक्टिविस्ट हैं, आपको जानते भी होंगे बिल्कुल कि जब से यह सरकार आई है तकरीबन 90,000 सरकारी स्कूल
बंद कर दिए गए। अब आप बताओ, अगर उस स्कूलों में मैं सिर्फ एक चीज मानता हूं कि एक ही बच्चा पढ़ रहा था, ऐसा तो कहीं नहीं हो सकता, ऐसा कहीं नहीं हो सकता, लेकिन एक ही बच्चा पढ़ रहा था, तो 90,000 तो नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। अब इस पुलिस भर्ती देख लीजिए, जितना सामान्य लोगों का हुआ है उतना ही आरक्षण वालों का हुआ है, तो आरक्षण कहाँ हुआ, कहाँ होगा आरक्षण, सही बात। अब ये नहीं समझ आता कि आरक्षण उनको मिल रहा है कि हमको मिल रहा है। 50% तो उनको यूं मिल रहा था, अब 10% EWS मिलने लगा, 60% हो, उनको 60 मिल सकता है, हमें नहीं मिल सकता। और आपको याद नहीं आएगा, आपकी उम्र कम है, आज से 40-42 साल पहले एक नारा लगा था, बिल्कुल, कि सन सोपा ने बांधी गांठ और पिछड़े पावे 100 में 60। तो आज 42-45 साल पहले 60 की हिस्सेदारी थी, तो उस समय देश की आबादी आज से आधा से भी कम थी, बिल्कुल। तो अब तो बढ़ी आबादी, बहुत बड़ी, और जो आबादी बढ़ी वो भी मोस्ट बैकवर्ड की बढ़ी, मुस्लिम कम्युनिटी की बढ़ी या जिसकी भी बढ़ी, हमारे दो वालों की नहीं बढ़ी। तो हक किसका मारा जा रहा है? आज इतने दिनों से हंगामा हो रहा है, आप पशु गणना करा लेते हैं, आप गणना करा ले रहे हैं, देश में सारा तंत्र यंत्र उपयोग करके जो नहीं करना वो भी करा ले रहे। आप इतने अक्षम क्यों हैं? आपकी सरकार 2 बार बहुमत की थी, इतनी अक्षम क्यों थी कि आप जाति गणना नहीं करा सकते? भाई जब साफ साफ कहा हमारे पूर्वजों ने कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। एक सिंपल सी बात है, ये कोई अलजबरा तो है नहीं, ये कोई अलजबरा नहीं। बिल्कुल। जैसे भारतीय जनता पार्टी, उसके रणनीतिकार, उसके प्रधानमंत्री, उसके मुख्यमंत्री गण कर क्या रहे हैं? एक बूढ़ी महिला रहती है, उसके 2 बेटे होते, पति गुजर गया रहता है, तीनों मिलके मजदूरी ऐसे उससे कुछ काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि बूढ़ी महिला सिर्फ 2 रोटियां बना रही होती, तो छोटा ला बेटा पूछ बैठता है कि माँ 2 ही रोटी बना रही हो, हम लोग खाने वाले 3 हैं। बोली बेटा आज आटा खत्म है, इतना ही था, और हमारा क्या है, हम बूढ़ी हैं, आधा तुम्हारे में से ले लेंगे, आधा तुम्हारे भैया में से ले लेंगे। तो 2 रोटियों में से जब आधा आधा हिस्सा, 2 हिस्से बुढ़िया के पास पहुंच गए, तो नौजवानों को क्या मिला? आधा। बुढ़िया को क्या मिला? 1 मिल गया। ये भारतीय जनता पार्टी का बंटवारा है कि बेटा 2 ही रोटी है, तो आधा तुम्हारे में से ले लेंगे, आधा हमारा क्या, हमारा कुछ नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी इसी तरह EWS या आरक्षण या नौकरियां मैं लिखित रूप से दे सकता हूँ। पार्लियामेंट के अंदर हमारे सांसद हैं आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, उस समय बदायूं के सांसद थे, उन्होंने हंगामा खड़ा किया 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ। मोदी जी ने खड़े होकर स्वीकार किया कि ये नियम गलत बन गया और इसे वापस किया जाएगा। अभी और वह नियम वापस भी लिया गया, मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ आपको, गारंटी के साथ, हाउस की, पार्लियामेंट की बात बता रहा हूँ। लेकिन उस गलत नियम से जो नियुक्तियां की गई देश भर में, पूरे देश में यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती किए गए 2500-30 हजार, उनमें से किसी की वापसी नहीं हुई। अगर किसी खाने में छिपकली गिर जाए, विषैला हो जाए, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि छिपकली निकाल दे और खाना कामयाब रह जाए? वो तो विषैला हो ही गया, तो पूरा खाना फिर फेंकना है ना। गलत नियम से अगर विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की चयन की प्रक्रिया पूरी की गई देश के अंदर, तो मेरा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पे कि छिपकली गिरने के बाद भी गलत नियम के माध्यम से उसने उस खाने को तमाम अपने लोगों को, जो जनसंघ के भाई भतीजा, जनसंघ के पदाधिकारियों के भाई भतीजा, नात रिश्तेदार थे, जिनकी एलिजिबिलिटी थी, सारे लोगों को उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती करने का काम किया। अब 25 से 30 साल तक कहीं भी विश्वविद्यालयों में इस तरह की जगह नहीं खाली है।
क्योंकि जो भी नियुक्त हुआ वो 25 साल 30 साल 32 साल नौकरी करेगा। जी बिल्कुल। तब तक हमारे आपके भाई भतीजे डिमांड करने लायक ही एलिजिबिलिटी में ही नहीं रहेंगे, रिटायर हो जाएंगे। जो नए आएंगे उनको अवसर ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया दिल्ली में, लखनऊ में, गाजियाबाद में, गुजरात में, मुंबई में, बिहार में, बंगाल में, कहीं भी हो, तो उसके खान पान का स्टैंडर्ड बढ़ गया, उसकी आमदनी बढ़ गई, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके फिर आगे लाएगा। तो हमारे बच्चे जो हम अनपढ़ रह गए, हमारी डिग्री हमारे माँ बाप ने कराई, हमको नौकरी नहीं मिल पाई, हम आमदनी नहीं कर पाए, हम असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाए, तो हमारे लड़के खेती किसानी में रह जाएंगे, हम उन्हें पढ़ा नहीं पाएंगे, तो उस प्रोफेसर के लड़के से हमारे लड़के कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। तो फिर वही पुनः मुस्का भाव वाली बात है। बिल्कुल आपने जो बताया। तो एक कठिन काल चक्र है राजनीति का, भारतवर्ष की राजनीति में ये बहुत क्रूशियल टाइम है। तो क्या हमारे जो नेता हैं इसको सही करने के लिए या फिर इस मुद्दे के लिए कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं वो? देखिए, और लोगों का तो मैं नहीं कह सकता, बहन जी कहूँ कि बुआ जी कहूँ वो तो चुप हैं जी, और कोई इस तरह का लड़ने वाला दिख नहीं रहा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी दमदारी से हर समय हर बिंदु पर हर जगह खड़े हैं, लड़ रहे हैं, और मुझे बहुत ही हर्ष है इस बात का कि उन्होंने जो पीडीए बनाया, जितने इतनी दहशत पैदा कर दी है कि इस महाकुंभ जिसको कहते हैं 144 साल बाद लगा, 52 से लेके अब 84 कितना तक, 1852 से कितने दिनों तक मुझे याद नहीं आ रहा, कायदे से सन अंग्रेजों ने बंद करा रखा था कुंभ पे। तो फिर कैसे कुंभ 144 साल पुराना हो गया, ये 144 बाद संजोग बना, ये सब तथाकथित गणित। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए बना दिया, इसने जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रफ्तार को, उसकी धार को रोक दिया है, कुंद कर दिया है। आने वाले समय में उस तलवार की धार बिल्कुल बेकार कर दी जाएगी, उसकी रफ्तार जीरो कर दी जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि 2027 में ये पीडीए बहुमत की सरकार बनाएगा और फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो जिस तरह से उन्होंने 12 से 17 तक प्रदेश की महान जनता की सेवा की थी, नौजवानों, छात्रों, किसानों, मुसलमानों, अक़लियत के लोगों की सेवा की थी, उनकी तरक्की के लिए सोचा था। कैंसर अस्पताल, स्टेडियम से लेके मेट्रो जहाँ तक छोड़ी थी वहीं पड़ी है, जहाँ कैंसर इंस्टीट्यूट छोड़ा था वहीं पड़ा है, जहाँ स्टेडियम छोड़ा था वहीं पड़ा है, रिवर फ्रंट जहाँ छोड़ा था वहीं पड़ा है। कोई ऐसा काम हमने लोक भवन बनाया, उसका नाम कर दिया, मूर्ति लगा दी अटल जी की। हमने कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, नाम रख दिया कल्याण सिंह जी के नाम पे। हमने स्टेडियम बनाया, नाम रख दिया अटल जी के नाम पे। बदला गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे अच्छे कामों पर अगर अपने नाम की मोहर लगाते हो, हमारे राष्ट्रीय के हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन आप भी तो कोई ऐसा काम कर दो कि अगर हम आए तो अपना नाम लगा दें। 50 किलो का यूरिया आप पहले 45 किए, फिर 40 कर दिए, दाम वहीं का वहीं है, बल्कि बढ़ ही गया। किसानों का कोई संयंत्र ऐसा नहीं जिसमें 18% से 28% तक जीएसटी ना हो। हम बच्चों की पढ़ाई, रबर, पेंसिल, कॉपी, किताब सब पर आप 18% जीएसटी ले रहे हैं। तो कैसे कहा जाए कि अब जनता उतनी, मैंने आपसे कहा ना कि जनता उतनी जागरूक नहीं हो पाई, उतनी अवेयर नहीं हो पाई, उतनी पढ़ लिख नहीं पाई है। आप अपने बच्चों को अगर कोई बात बताते हैं तो आप जाकर के झूठे बन जाते हैं। इन लोगों के ऐसे कारनामे हर मामले में नीचे की तरफ जा रहा है। सिर्फ करप्शन, अत्याचार, बलात्कार, हत्याएं, जो नेगेटिव चीजें हैं उसी में देश ऊपर जा रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपके अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानना चाहूँगा। आपका अपना विधानसभा क्षेत्र आता है फूलपुर। तो इस बार जो सूत्रों की रिपोर्ट है, आप मैदान में आ रहे हैं, मैदान में आप हमेशा रहते हैं, पर जो एक पार्टी की तरफ से आप मैदान में आने वाले हैं, ऐसा रिपोर्ट है। तो आप जनता के लिए, हालांकि 5 वर्ष आप रह चुके हैं विधायक, काफ़ी आपने काम किया है, नो डाउट। इस बार आपकी क्या रणनीति रहेंगी, और जो जनता शिक्षा के मामले में पीछे है, जो धर्म में लिप्त हो गई है, उनको आप किस तरह से जागृत करेंगे कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और कैसे आगे देश की प्रगति में हिस्सेदारी को निभाएं? देखिए, हम लोग तो प्रतिदिन ऐसे कोई मौका होता है कि यहाँ लखनऊ आना हो जाता है,
कल एक मरीज लेके आए थे, पीजीआई भर्ती कराना था, तो बच्चों को फ़ोन किया तो बोले पापा जब आए हैं तो आ जाइए, तो चले आए। आज संडे भी था, बच्चों से मिल लिए और कल सुबह फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो आपका सवाल जो है, तो जब मुझे अवसर मिला जी, तो बड़ा सुयोग्य अवसर मिला कि बहुमत की सरकार बनी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। पहली बार हम लोग एमएलए बने, पहली बार वो मुख्यमंत्री बने। तो हम लोग उनके अच्छे वर्करों में गिने जाते हैं, इसलिए जो है उनकी कृपा विशेष रही। तो मैं फूलपुर विधानसभा में करीब 1100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का क्रियान्वयन करा पाया। सड़कों के जाल बिछाया, 5-6 पुल बनाए, 2 टाउन एरिया बनाई, 2 सब स्टेशन बनाए इलेक्ट्रिक के, मैंने तमाम ट्रामा सेंटर बनाया 100 बेड का, बहुत से विकास के कार्य करा। जो हॉस्पिटल बन रहा है वो आप ही के देन? हाँ, बन क्या रहा है, बन के खड़ा है, ना मशीनें हैं, ना कर्मचारी है, डॉक्टर हैं, ऐसे पड़ा हुआ है। बाबा ने उद्घाटन भी कर दिया उसका आजमगढ़ से। मैंने वहाँ कोई नहीं, ना एक मशीन है, ना कोई एक डॉक्टर है। तो पहली बार हमें अवसर मिला था। 3-4 महीने बाद बजट आया और 5-6 महीने पहले हमारी पार्टी का कुछ अंदरूनी मामला ऐसा बिगड़ा कि मैंने पॉलिटिकल झगड़ा खड़ा हो गया। तो ले दे के 1 साल ऐसे निकल गया और 4 सालों में मैंने ये काम किया, बहुत काम किया। अगर कभी आप जाएंगे देखेंगे तो अभी भी मेरे काम दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, आपके कामों की जिक्र है। लेकिन उसमें कृपा थी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, उन्होंने जो मैंने प्रस्ताव दिया उस पर उन्होंने दस्तखत बनाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया। तो उनकी कृपा से सब हो पाया। और जैसा आप कह रहे हैं कि सूत्रों के, मैं सूत्रों का क्या, पिछला ही टिकट मेरा था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे कहा था कि कोई सवाल ही नहीं, पिन जो फाउंटेन पेन ऐसे रख कर बोले इतनी भी जगह नहीं है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी तो मैं उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि देखो राजनीति में कभी कभी ऐसे निर्णय करा लिए जाते हैं, मैंने किया नहीं है, निर्णय करा लिया गया है, चलो सरकार बनाओ, न्याय किया जाएगा। तो दुर्भाग्य से सरकार नहीं बन पाई। तो जो परिस्थितियां बन रही हैं तो मुझे भी इस तरह का लगता है कि मुझे फिर अवसर मिलेगा। बिल्कुल अवसर मिलेगा और फूलपुर की महान जनता को प्रणाम करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। दोबारा मुझे यहाँ भेजेगी तो फिर मैं अपनी क्षमता का, अपनी पुरुषार्थ का, अपनी इच्छा शक्ति का पूरा जोर लगा करके फूलपुर में विकास का नया आयाम खींचने का, रखने का काम करूँगा, नई लाइन खींचने का काम करूँगा, जिससे हमारे माने फूलपुर की महान जनता का जो स्नेह है, जो उसका ओट रूपी स्नेह है, वो तो कभी जीवन में उतारा नहीं जा सकता, नहीं। लेकिन उस भार को थोड़ा कम करने का प्रयास करूँगा। और उनको पुनः प्रणाम करना अपनी महान जनता को कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आप जैसे लोग मुझे आकर के इंटरव्यू ले रहे हैं। और उनकी कृपा हमेशा मेरे और मेरे परिवार पर बनी रहे, ऐसा मैं अपने क्षेत्रवासियों को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूँ। बाकी जो निर्णय आने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे लीडर हैं, हम लोग दिल दिमाग और विवेक से उनको नेता मानते हैं जी। बहुत से प्रस्ताव आए भारतीय जनता पार्टी के, जब हमारा टिकट कटा हमने सिरे से इनकार कर दिया। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जानते हैं, मेरे सभी शुभचिंतक और बड़े नेता जानते हैं कि श्याम बहादुर ने पैर नहीं हिलने दिया और क्या क्या प्रस्ताव थे वो भी सब जानते हैं जी। तो मुझे लगता है कि फूलपुर की महान जनता की भी कृपा है, संगठन के साथियों का भी सहयोग, उनकी कृपा, उनकी इच्छा है और मुझे अनुकूल वातावरण भी लग रहा है कि मेरा होना ही चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनः जो है अब लोग जो है यह कह करके, दबाव बना करके या पुनः उनसे निर्णय नहीं करा पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मुझे महसूस होता है कि मेरे जैसे 100% समर्पित कार्यकर्ता का टिकट काट करके मेरे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी खुश नहीं रहे होंगे, परिस्थितियां निर्णय करा लेती हैं जी। परिस्थिति तो राजनीति बहुत पेशेंस का काम है और मैंने त्याग करके अपने धैर्य का परिचय देने का काम किया है। बिल्कुल।
और मुझे हृदय में इस तरह का भाव है अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति कि वो जो है बिल्कुल मेरे साथ न्याय करेंगे और आने वाले समय में मुझे पुनः अवसर देंगे कि मैं 27 में फूलपुर की महान जनता की कृपा से फिर विधानसभा में पहुंचूंगा जी। और अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने में अपना सहयोग, अपना वोट, अपना समर्पण देने में कामयाब होगा। हमारी शुभकामना है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक माननीय श्याम बहादुर सिंह यादव जी। हमारी और नेताजी की बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपका कोई प्रश्न रह गया हो तो आप ज़रूर पूछिएगा ताकि हम फ्यूचर में फिर से नेताजी से उन प्रश्नों को कवर कर सकें। धन्यवाद, आभार। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और प्यारे दोस्तों, चैनल का आर्थिक सहयोग करने के लिए, सच्ची पत्रकारिता को जीवित रखने के लिए दिए गए QR कोड पर आर्थिक सहयोग जरूर करें। नमस्कार, आभार, अभिनंदन। मैं भीमा चित्रा, मिलता हूं अगली वीडियो में।